जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कहाँ तक करा दिया था? कहाँ तक कराया था? बस ये कराया था, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ तक कराया था मैंने। और कोई होमवर्क में दिया था? एक दो तीन, बस। और कुछ तो नहीं दिया था ना? याद है कुछ लास्ट क्लास में कर क्या रहे थे अपन? अब वो तो करते ही, और क्या करते हैं अपन यहाँ पर? 3 4 5 फिफ्थ केस चल रहा, फोर्थ केस चल रहा था, जहां पर अपन ने मिक्सिंग करी थी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, है ना? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग करी थी। अच्छा, उससे प्रीवियस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की मिक्सिंग करी थी। पर मैंने आपको केस नंबर 3 4 5 एक साथ ही बता दिए थे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया था कि जब अपन एसिड और बेस की मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, एसिड एसिड की मिक्सिंग करेंगे क्या होगा, और बेस बेस की मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। अ, कुछ होमवर्क दिया था वो एक बार देख लेते हैं, फिर रिकॉल कर लेंगे एक बार सारी चीजें। सबसे पहले यहाँ पर अगर अपन बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 4 ग्राम NaOH और 5.6 ग्राम KOH है, इनको मिक्स करा गया है। अब आप देखिए NaOH क्या है। सबसे पहले तो ये पहचानना पड़ेगा किस केस का क्वेश्चन है। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके निकालेंगे, NaOH के। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, बोल सकता हूँ इक्विवेलेंट वेट, है ना? और वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर 1 होएगा NaOH का, तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम ही होगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 4 डिवाइडेड बाय 40, दिस इज इक्वल्स टू 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब अपन क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट QH का भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर मास कितना दे रखा है, 5.6। 5.6 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ KOH, ये किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर भी क्या रहेगी, 1। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 56, ये हो जाएगा 1/10, ये भी 0.1। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, पीएच निकालना है। ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है 20 लीटर। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं, तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके आए हैं, NaOH के आए हैं। यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके आए हैं, QH के आए हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अल्टीमेटली ये है क्या, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है। ये भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और याद करो मैंने आपको बताया था, जब भी अपन बेस को बेस के साथ मिलाएंगे तो होगा क्या, ये OH माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना? और याद आ रहा होगा एक रिजल्टेंट फॉर्मूला भी बताया था OH माइनस का, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ठीक है। N1V1 बोलूं तो क्या देगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स देगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स पता है, N1V1 की वैल्यू पता है, N2V2 की भी वैल्यू पता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 20। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को? तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 20। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, है क्या? ये कितना हो जाएगा, मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻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 
माइनस, तो यहां से क्या अपन पीएच निकाल सकते हैं? पीएच कितना हो जाएगा? 2। निकालना क्या था? पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पे बाय डिफॉल्ट बात करेंगे अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो, पर क्वेश्चन में मेंशन भी है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, ये हो जाएगा 12। सेकेंड पार्ट 100 ml 0.1 मोलर HNO3, यहां पर बात हो रही है HNO3 की, ठीक है, और किसकी बातें चल रही है? HCl की बातें चल रही है। अच्छा मुझे बताओ HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिला रहे हैं, केस कौन सा होगा? 3 या 4? थर्ड केस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पीएच यहां पर दे रखा है 3 और वॉल्यूम है 100 ml, पीएच यहां पर दे रखा है और
का 4, वॉल्यूम है 900 ml। बस ये 3 ही क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, इधर देख लेता हूँ। अच्छा देना, डेटा क्या था इसका, HNO3 का 100.1 900.1। हाँ, तो दोनों एसिड को मिला रहे हैं, तो फॉर्मूला तो क्या लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं। इसके ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट अपन H प्लस लिख रहे हैं। H प्लस का अपन क्या लिख रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H प्लस, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम होता है ना। यहाँ मोलैरिटी दे रखी है, मुझे पता है वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, तो मैं बोल सकता हूँ 0.1 इंटू 1। ये 0.1 किसका है, मोलैरिटी का, ये क्या है, वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम 100। सुनना ध्यान से, जब भी आप मोलैरिटी को, ये मोलैरिटी ही थी, मोलैरिटी को विमल से मल्टीप्लाई करोगे, विमल मतलब वॉल्यूम इन ml तो ये क्या आ जाएंगे, मोल्स तो आएंगे, पर मोल्स कौन सा आएंगे, मिली मोल्स आ जाएंगे। अगर वॉल्यूम आप रखोगे ml में, तो आपके पास मोल की वैल्यू नहीं आएगी, आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, मिली मोल्स की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर अपन ने वैलेंसी फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है, वैलेंसी फैक्टर, ये है मोलैरिटी, ये है वॉल्यूम इन ml। तो यहां पर अपने पास क्या आएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं आएंगे, अपने पास क्या आएंगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब आप मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल चुके हो, इसको ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक बात, इसमें तो किसको डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं बोल देता हूं मैं यहां पर मिली इक्विवेलेंट्स निकाल रहा हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं यहां पर मिली इक्विवेलेंट्स निकाल रहा हूं, तो वॉल्यूम किस में रहेगा, ml में ही रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। वैसे अपन लीटर निकाल के कर सकते हैं, पर मैं यहां पर एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर अपन क्या निकाल पा रहे हैं, मिली इक्विवेलेंट्स निकाल पा रहे हैं। लीटर निकाल के करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस मैं एक थोड़ा सा वैरायटी आपको यहां पर दिखा रहा हूं कैलकुलेशन के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितने आ गए, 10 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहां पर भी अगर अपन बात करें, तो अपन मिली इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। मिली इक्विवेलेंट्स किसके निकालेंगे, H प्लस के निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, मोलैरिटी कितनी है 0.1, वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 900। तो ये कितना हो जाएगा, मैं बोल सकता हूं कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट्स। ये बात समझ में आ रही है। अब यहां से भी अपन ने H प्लस निकाला, यहां से भी H प्लस निकाला, तो क्या मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल सकता हूं, बोल सकता हूं मैं। ये क्या हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2, ठीक है, अपॉन V1 प्लस V2। ये बात समझ में आ रही है ना, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब एक चीज बस ध्यान रखना, यहां पर अपन N1V1 को मल्टीप्लाई कर कर वैल्यू काई की आती है, ग्राम इक्विवेलेंट्स की आती है, पर अपन ने क्या निकाला है, मिली इक्विवेलेंट्स, मिली इक्विवेलेंट्स। तो नीचे जो वॉल्यूम रखेंगे वो ml में ही रखेंगे, बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लीटर में रखते तो नीचे भी लीटर में ही आएगा, पर अगर ऊपर आपने वॉल्यूम ml में रखा है, तो नीचे भी किस में रखेंगे, अपन ml में ही रखेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो जब वैल्यूज रखोगे यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 90 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है, 900 प्लस 100, तो ये कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 0.1। अच्छा, 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -1, है ना, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -1। तो H प्लस कितना आ गया, 10 टू द पावर -1 आ गया। तो क्या आप मुझे pH बता सकते हो कितना होगा, 1 होगा। यहां पर देखो, यहां पर अगर अपन बात करें, तो ऐसे 2 कंटेनर है, इन दोनों कंटेनर को अपन ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अपन को रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच निकालना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर पीएच दे रखा है 3, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपन बोल लेंगे 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पर पीएच 4 दे रखा है, तो अपन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बोल देंगे 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। मोलर बोलूं या नॉर्मल बोलूं, एक ही बात है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 नॉर्मल। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर ये तो दे ही नहीं रखा है कि यहाँ पर कौन सा एसिड है और यहाँ पर कौन सा एसिड है।
अब एसिड नहीं पता है तो उसकी वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट H प्लस दे रखा है। मुझे जरूरत नहीं है कि यहाँ पर ये कौन सा एसिड है जिसका pH 3 आ रहा है और यहाँ पर ये कौन सा एसिड है जिसका pH 4 आ रहा है, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट क्लास जब भी हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था, अगर pH और H प्लस दे रखा है आपको मतलब नहीं है कि एसिड कौन सा है और उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस निकाल सकता हूँ? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस कितने हो जाएंगे? मैं बोल सकता हूँ 10 टू द पावर -3 इनटू, अगर वॉल्यूम में ml में ले रहा हूं तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिख दूंगा? मिली इक्विवेलेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -1। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.1। अच्छा, इधर बताना जरा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस क्या हो जाएंगे? मैं बोल सकता हूँ 10 टू द पावर -4 इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 900 ml में रख रहा हूं इसलिए मिली बोल रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा? ये 0.09 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालू रिजल्टेंट सोल्यूशन का, ये तो मैंने मिली इक्विवेलेंट्स H प्लस के निकाले इसमें, ये मैंने निकाले इसमें, जब दोनों को ऐड करूंगा तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा? 900 प्लस 100 1000 ml। तो टोटल H प्लस के मोल्स, ये मैं कह दूं टोटल H प्लस के मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे? 0.1 प्लस 0.09। ये बात समझ में आ रही है? तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 0.1 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसमें रखूंगा? ml में या लीटर में? ये डायरेक्ट 1000 लिख दिया, किसी को दर्द तो नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.19 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? 1.9 इंटू 10 टू द पावर -4। और अगर यहाँ पर H प्लस आ गया तो मैं बोल सकता हूँ pH हो जाएगा 4 माइनस लॉग 1.9, और लॉग 1.9 होता है 0.27, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0.27, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.73। यहां तक किसी को भी डाउट है तो बोलो। NaOH से मिलेगा OH, QH से मिलेगा OH, तो OH के मोल्स अपन ने ऐड कर दिए, या मैं कह दूं OH के आयनिक मोल्स ऐड कर दिए, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स या मिली इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। यहां पर मुझे मिलेगा H प्लस ऐड कर लिया। क्यों ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि नेचर सेम है। ये भी H प्लस दे रहा है, ये भी H प्लस दे रहा है, ऐड कर दिया। ये भी H प्लस दे रहा है, ये भी H प्लस दे रहा है, ऐड कर दिया। ये OH माइनस दे रहा है, ये OH माइनस दे रहा है, ऐड कर दिया। और किसी दिन एक ने H प्लस दिया और दूसरे ने OH माइनस दिया, तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। किसको किससे सब्ट्रैक्ट करोगे? H प्लस माइनस OH माइनस करोगे या OH माइनस माइनस H प्लस करोगे? जिसके ग्राम इक्विवेलेंट्स, मिली इक्विवेलेंट्स या मोल्स ज्यादा होंगे माइनस करेंगे जिसके कम होंगे। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? 3 बन सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। एक पीएच वाला क्वेश्चन करा दिया था मैंने, जिसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे आप 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 करके निकाल दिया था ना। एवरेज कभी भी अपन पीएच का नहीं करते हैं, किसका करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का करते हैं या कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का करते हैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए आप। हाउ मेनी moles of HCl must be, how many moles of HCl must be removed from, how many moles of HCl must be removed from 1 liter 1 liter of aqueous solution of aqueous HCl solution लिखना, 1 liter of aqueous
HCl solution to change its pH from 2 to 3, to change its pH from 2 to 3. Second part लिखना, how many liters of water must be added? How many liters of water must be added to 1 liter of aqueous HCl solution, to 1 liter of aqueous HCl solution to change its pH from 2 to 3, to change its pH from 2 to 3. बताइए क्या आंसर होगा? हम्म 0.009. बाकी बताओ. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? HCl का एक्वस सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर. ठीक है, HCl सॉल्यूशन है आपके पास एक्वस. ठीक है, अब पीएच कहां से कहां मूव हो रहा है? 1 से 2, 2 से 3. पीएच मूव हो रहा है 2 से 3. और आपको ये पता लगाना है कि 2 से 3 जाने पर अपन ने H प्लस के कितने मोल्स रिमूव करे. पहले पार्ट में तो यही बताना है. ठीक है, यही कहना है ना? हाँ. तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो वॉल्यूम तो क्या है? फिक्स है, क्योंकि यहां पर बात किसकी चल रही है? मोल की बात चल रही है कि मोल कितने रिमूव करें ताकि पीएच 2 से 3 हो जाए. अब अगर मैं पीएच 2 से 3 की बात करूं तो सबसे पहले तो ये निकाल सकता हूं भाई, कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 मोलर. और यहां पर बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -3 मोलर. इसको मैं I बोल देता हूं, इसको मैं F बोल देता हूं. ये इनिशियल है और ये फाइनल स्टेज है. ठीक है, अब यहां से यहां तक आने में मेरे पास दो तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि मोल चेंज करके यहां से लेकर यहां पर आऊं, क्योंकि ये बेसिकली है क्या? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? N/V होता है. अगर आपको C चेंज करना है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है. या तो आप V कांस्टेंट रख के N को चेंज करो, या आप N को कांस्टेंट रख के V चेंज करो. सर मैं तो दोनों चेंज करूंगा और एक साथ करूंगा. तो याद रखो कि जब भी अपन किसी भी फैक्टर की स्टडी करते हैं तो एक फैक्टर की स्टडी करते हैं, बाकी सारे वैल्यूज जो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो कांस्टेंट रख के चलते हैं. तो यहां पर या तो अपन एक ही फिक्स रखेंगे और दूसरा चेंज करेंगे. अब क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में बोल दिया है वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर है, और मोल अपन चेंज कर रहे हैं. मोल चेंज कैसे कर रहे हैं? रिमूव करके. तो रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव यहां से लेकर यहां तक जाने में अपन ने कितना करा है H+, वो अपन को बताना है. ठीक है, तो रिमूव कहां से करेंगे? यहां से करेंगे या वहां से करेंगे? वहां से करेंगे. बात समझ में आ रही है? ठीक है. अच्छा, अब अगर यहां पर अगर मेरे को बोल दिया गया है वॉल्यूम 1 लीटर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं मोल्स ऑफ H+ इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 है? बोल सकता हूं ना? और यहां पर भी मैं बोल सकता हूं मोल्स ऑफ H+ फाइनल सोल्यूशन में 10 टू द पावर -3 है.
ये बात हो रही है इनिशियल स्टेज की, ये बात हो रही है फाइनल स्टेज की। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, सिंपल सी एक चीज पूछी जा रही है कि यहां से लेकर यहां तक आने में कितने H प्लस के मोल रिमूव करें। तो रिमूव करने के लिए क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर दूं या सबट्रैक्ट कर दूं। मतलब मैं बोल सकता हूं मोल्स ऑफ H प्लस रिमूव्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूं 10 टू द पावर -2 माइनस 10 टू द पावर -3। तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -3। याद करो मैंने बोला था कि जब भी ऐसे सबट्रैक्ट करना हो तो पावर में माइनस में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उसको कॉमन लेना। माइनस में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, -3 की, तो 10 टू द पावर -3 कॉमन लेनी हो गया 10 - 1, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -3। इतने रिमूव करें आंसर है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात सभी को। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या रहा है, पीएच कितना है 2, मूव कर रहे हैं पीएच इज इक्वल टू 3 पर। और यहां पर अब अपन क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, वॉल्यूम अपन ऐड कर रहे हैं। अब अगर वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो मोल को क्या रखना पड़ेगा, फिक्स रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। अभी इनिशियल वॉल्यूम आपको दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम क्या दे रखा है 1 लीटर। तो अब पता है ये जो V है, इस V को मैं VI बोलूंगा। पहले तो V क्या चल रहा था, फिक्स चल रहा था। V क्या चल रहा था, फिक्स चल रहा था। अब इसको मैं बोल दूंगा इनिशियल वॉल्यूम। तो क्या आप यहां से मुझे H प्लस निकाल के बता सकते हो, H प्लस कितना हो जाएगा यहां से, मैं कह सकता हूं 10 टू द पावर -2 मोलर। अच्छा मोल निकाल सकता हूं मैं, मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मोल। और ये फिक्स रहेंगे क्योंकि अब अपन चेंज क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं ये जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, ये सिंपली डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर अपन फर्दर सॉल्वेंट का एडिशन कर रहे हैं। और अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो डाइल्यूशन के केस में जो मोल्स होते हैं वो कंजर्व रहते हैं, मतलब इनिशियल जो मोल्स रहेंगे वही क्या होंगे, फाइनल मोल्स रहेंगे। तो अगर मैं इनिशियल मोल्स की बात करूं तो H प्लस के इनिशियल मोल्स कितने हैं 10 टू द पावर -2, ठीक है। अच्छा यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बता सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मोलर हो जाएगा। अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ H प्लस जो कि कंजर्व्ड है। तो मैं बोल सकता हूं मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय V। आई था V फाइनल बोलूंगा इसको, क्योंकि वॉल्यूम ही तो चेंज कर रहे हैं, ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये फिक्स है। ये फिक्स कितना है, ये है 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय VF, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 10 टू द पावर -3 के बराबर। तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा 10 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम क्या था 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम क्या था 10 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 लीटर होगा, क्योंकि पूछा क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वॉल्यूम मस्ट बी एडेड, मतलब कितना अपन ने ऐड करा। तो मैं बोल सकता हूं वाटर एडेड इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम 10 - 1 9 लीटर। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक। और सिंपली डाइल्यूशन का क्वेश्चन था तो यहां पर अपन एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपने पढ़ा होगा फॉर डाइल्यूशन जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कंजर्व रहते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स रहते हैं वो कंजर्व रहते हैं। और मोल्स अपन कहां से निकाल सकते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 करके, या मैं ऐसे कह दूं ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, मतलब N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये बात समझ में आ रही है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम, डायरेक्ट आ जाता आंसर। 10 टू द पावर -2 इंटू V1 कितना है 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 इंटू V2 कितना है VF, और VF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 लीटर। तो वॉल्यूम एडेड या वाटर एडेड इज इक्वल टू 9 लीटर।
इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। मॉड्यूल है आपके पास? एक काम करिए, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 85 सॉल्व करिए, और नेक्स्ट क्लास में मॉड्यूल डेफिनेटली लेकर आना, डेफिनेटली लेकर आना है आप सभी को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 85, एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, 182, पेज नंबर 182, फटाफट फटाफट करेंगे। ये मिटा दूं? हो जाएगा ये क्वेश्चन? चीटिंग करके आंसर नहीं देना है। आया किसी का? कर रहे हो क्या? करो करो फटाफट करो। हो गया? अच्छा करो करो करो, आज हो जाएगा। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे हर एक पार्ट सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा? ऐसे ही लग रहा होगा ना कि सर यहाँ पर हम पता है पहले क्या करेंगे? पहली बात तो वॉल्यूम तो दे ही नहीं रखा है। अब वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो सबका बराबर मान लेंगे, बाय डिफॉल्ट 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर सबका मान लेंगे, ठीक है? तो सर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एच प्लस निकालना पड़ेगा कितना है, यहाँ पर एच प्लस निकालना पड़ेगा कितना है, यहाँ पर एच प्लस निकालना पड़ेगा कितना है, और तीनों को ऐड करके टोटल एच प्लस पता पड़ेगा, है ना? और अब पीएच पूछ रहा है तो एच प्लस से पीएच निकालूंगा मैं, फिर ऐसा यहां पर भी करूंगा, यहां पर भी करूंगा, और यहां पर भी करूंगा, फिर पीएच की वैल्यू कंपेयर करके देखूंगा कि सबसे ज्यादा पीएच कहां पर आ रहा है। हाईएस्ट पीएच ही बताना है ना अपन को। अच्छा, ऐसे करेंगे क्या? हाँ करेंगे तो ऐसे ही करेंगे तो ऐसे ही, क्योंकि क्वेश्चन ही ये कहना चाह रहा है आपको कि हाईएस्ट पीएच कहां पर है। अब पीएच निकालने के लिए सबसे पहले आपको एच प्लस निकालना पड़ेगा, और एच प्लस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, N1V1 से ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, सबको ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करना पड़ेगा, तो एच प्लस आएगा, एच प्लस से पीएच निकालना पड़ेगा। पर अगर ऐसा करेंगे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो अभी आप, सर 1 मिनट में कैसे होगा? तो 1 मिनट में तो ऐसे तो नहीं होगा, फिर कैसे होगा इसको देखो। समझ में आ गया ना बेसिक मेथड क्या रहेगा, है ना? जो अभी तक अपन करते हुए आ रहे हैं वही क्वेश्चन है ये। बस आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि एक ही क्वेश्चन में 4 डिफरेंट सोल्यूशन नजर आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, 4 डिफरेंट सोल्यूशन का स्पेशली एक एक करके पीएच निकालना पड़ेगा। पर यहां पर कंपेयर करने की बात चल रही है, यहां पर आपसे ये नहीं बोल रहा है पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है? तो अपन को क्या निकालना है, पीएच हाईएस्ट। अब अगर पीएच ज्यादा होगा मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एक्सप्रेस क्या होना चाहिए, कम। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा अब समझना, H2SO4 HNO3 HClO4, H2SO4 HNO3 HClO4, मतलब चारों ही सोल्यूशन में 3 ही टाइप के एसिड दे रखे हैं, ठीक है? अब आप क्या करो, इनकी पेयरिंग कर दो, ठीक है? मतलब आप ऐसा करो, फर्स्ट और सेकंड को पेयर कर दो, थर्ड और फोर्थ को पेयर कर दो, और क्या करो, इन दोनों में से ये कंपेयर करके पता लगा लो कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा H प्लस कहां से मिलेगा, ठीक है? जहां से सबसे ज्यादा H प्लस मिलेगा मतलब उसका पीएच क्या होगा, कम होगा, उस सोल्यूशन को हटा दो। क्यों? क्योंकि अपन को पीएच क्या चाहिए, मैक्सिमम। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इनकी ग्रुपिंग करते हैं और इनकी ग्रुपिंग करते हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड का पेयर बनाया और थर्ड और फोर्थ का पेयर बनाया। अब देखना,
अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से जीता कौन, सबसे ज्यादा इन दोनों में से H+ देगा कौन। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं और इसकी बात कर रहा हूं। जीतेगा कौन ये, और मैं कह सकता हूं इसका अगर डबल करूंगा तो ये आ जाएगा। तो यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि इसका अगर डबल करूंगा तो ये आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं इसका डबल करने पर ये आ रहा है, इसका डबल करने पर ये आ रहा है, मतलब यहां से जो H+ आ रहे हैं और यहां से जो H+ आ रहे हैं वो सेम ही है। ये बात समझ में आ रही है? कोई वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। मतलब मैं कह सकता हूं ये वाला जो ग्रुप है ये तो सेम H+ दे रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर इनको कंपेयर कर दूं तो ज्यादा H+ कहां से मिलेंगे, फर्स्ट से या सेकंड से? फर्स्ट से। अगर H+ मिलेंगे ज्यादा तो ये जीतेगा या हारेगा? जो जीतेगा वही हार जाएगा। H+ ये ज्यादा देगा ना यार, तो अगर ये H+ ज्यादा दे रहा है मतलब ये जीत रहा है, और जो जीतेगा उसी को तो हराना है। बात समझ में आ रही है? मतलब जीता कौन इन दोनों में से? ये जीत गया। बात समझ में आ रही है? और ये तो हार चुका है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हो क्या रहा है यहाँ पर? जब सभी बस दिमाग से ऊपर से निकल रहा है। सर रिडॉक्स रिडॉक्स चल रहा है हमारे तो दिमाग में अभी तक। ये एकदम से आपने आयनिक पढ़ा दिया। अच्छा इधर देखो, थर्ड और फोर्थ की ग्रुपिंग करते हैं, है ना, इनकी पेयरिंग करते हैं। तो इधर देखो, मुझे एक बात बताओ, ये तो टाई हो गया इनके बीच में मैच, ये तो टाई हो चुका है ना। और यहां पर भी क्या हो चुका है, टाई हो चुका है यहां पर, है ना। तो यहां पर भी क्या हो गया, टाई हो गया, टाई हो गया भाई मैच। इधर देखो, जीता कौन, नीचे। और इधर कौन जीता, और जो जीत रहा है उसी को तो हराना है, मतलब ये हार गया। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जीता कौन, थर्ड वाली जीत गई, और ये हार गई, ये भी हार गई। बात समझ में आ रही है? अब फाइनल राउंड, ये फाइनल चल रहा है अब, है ना, अभी सेमीफाइनल चल रहा था। अब इधर देखो, सेकंड और थर्ड को देखते हैं। सेकंड और थर्ड को देखें तो टाई हो गया भाई साहब यहाँ तो मैच, और यहां पर भी टाई हो चुका है। तो जीता कौन, जीता कौन, पहले जीता कौन ये बताओ। सेकंड जीत गया। ये बात समझ में आ रही है? और जो जीत रहा है उसी को तो हराना है, मतलब जो हार गया वो जीत चुका है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये जीत चुका है। बात समझ में आ रही है? अरे हार के जीतने वाले को ही तो बाजी कहते हैं। ये जीत गया, आंसर थर्ड है। आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही, कंपैरिजन की बात हो रही है। यहाँ पर अगर बोलता है इनकी वैल्यूज निकालो, वैल्यूज निकालने को बोलता है तब सारी कैलकुलेशन करते हैं, कंपैरिजन ही तो करना है। बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है, क्लियर है बात सभी को? कौन सा केस पढ़ रहे थे अपन, फोर्थ। हेडिंग देखो, केस 5, केस 5। केस 5 क्या हो जाएगा, पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन, pH calculation for the mixing of, pH calculation for the mixing of strong acid with strong base, strong acid with strong base। ये पूरा मिटा दूं? अच्छा, तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को किसके साथ मिला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं स्ट्रॉन्ग बेस को किसके साथ मिला रहा हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिला रहा हूं। मतलब ये भी तो कह सकता हूं दोनों को एक दूसरे के साथ मिला रहा हूं। हाँ, तो चल रहा है केस 5, ठीक है। अब यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की क्या करा रहे हैं, मिक्सिंग करा रहे हैं, और अपन को क्या निकालना है, रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच निकालना है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले मुझे कोई बोल दे कि यहां पर कुल मिलाकर कितने केस पॉसिबल है, कितने केस पॉसिबल है, 3 केस पॉसिबल है, ठीक है। 3 केस कैसे पॉसिबल है,
एक कंडीशन ये हो सकती है कि एसिड ज्यादा मिलाया हो, बेस कम मिलाया हो, रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक। ऐसा भी हो सकता है एक बार ज्यादा बेस मिलाया हो या दूसरी बार कम एसिड मिलाया हो, मतलब रिजल्टेंट सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक। और एक बार ये भी तो हो सकता है कि दोनों बराबर मिलाए हो। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं इफ concentration of H plus is equals to concentration of OH minus, ये भी हो सकता है। ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो पहला केस ले रहे हैं अपन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H plus is greater than concentration of OH minus। इसी को और क्या बोल सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H plus ग्रेटर देन ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ OH minus, बोल सकता हूं ऐसे, कह सकता हूं ऐसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर H plus का कंसंट्रेशन ज्यादा तो सोल्यूशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? मतलब कह सकता हूं जो सोल्यूशन का नेचर होगा वो एसिडिक होगा, जो सोल्यूशन का नेचर होगा एसिडिक होगा। अच्छा मुझे एक बात बता, ये भी तो कह सकता हूं जो पीएच यहां से निकल कर आएगा वो ग्रेटर देन 7 या लेस देन 7? लेस देन 7 होगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि अब जो रिजल्टेंट सोल्यूशन से आएगा वो H प्लस आएगा, बोल सकता हूं। रिजल्टेंट सोल्यूशन से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा। और H प्लस रिजल्टेंट बता सकते हो क्या होगा? H प्लस रिजल्टेंट क्या होगा? मैं बोल सकता हूं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। क्योंकि मैंने बताया था अगर H प्लस के साथ मिलेगा तो ये दोनों एक दूसरे पे ऐड हो जाएंगे। OH माइनस के साथ मिलेगा तो नेचर सेम है, ऐड हो जाएंगे। पर एक बार H प्लस आ गया और वहीं पे OH माइनस आ गया तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? खा जाएंगे। अब ज्यादा कौन है? H प्लस ज्यादा है, OH माइनस कम है, तो OH माइनस जितना है उतने तो H प्लस खा जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट बचेगा वो क्या बचेगा? H प्लस बचेगा। तो मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड माइनस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो क्या ही ऐसा मैं एक और केस बना सकता हूं, केस 2 इफ। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, जब इतना समझ में आ रहा है, क्या मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस की जगह यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, एक ही बात है। तो आप H प्लस लिखो या एसिड लिखो एक ही बात है, OH माइनस लिखो या बेस लिखो एक ही बात है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और क्या बोल सकते हैं इसको? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड लेस देन ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। अगर ये कथन सत्य है मतलब मैं बोल सकता हूं जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा एसिडिक या बेसिक? बेसिक। और अगर रिजल्टेंट सोल्यूशन बेसिक है तो पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है बाय डिफॉल्ट टेंपरेचर क्या मान के चलूंगा? 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर यहां पर 90 डिग्री सेल्सियस बोल देता तो मैं क्या लिखता? पीएच ग्रेटर देन 6। मैं यहां पर बोल सकता हूं रिजल्टेंट जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक होगा, उससे अपन को मिलेंगे OH माइनस, और ये क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस माइनस ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि H प्लस और OH माइनस बराबर हो, जितनी ताकत एसिड की है उतनी ही बेस की हो। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। और अगर ऐसा हो गया तो सोल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा। और अगर न्यूट्रल हो गया तो पीएच किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। और अगर पीएच 7 के बराबर होगा तो मुझे बताओ रिजल्टेंट सोल्यूशन में H प्लस कितना होगा? OH माइनस कितना होगा? रिजल्टेंट सोल्यूशन न्यूट्रल है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब बन क्या चुका है? सॉल्ट। सॉल्ट बन चुका है। मतलब इसकी बातें अपन कहां पर करेंगे? जब सॉल्ट पढ़ेंगे। सॉल्ट कौन से केस में पढ़ेंगे अपन? 9th केस में पढ़ेंगे सॉल्ट। मतलब आपने वो चार्ट याद कर रखा है?
मतलब सॉल्ट की बात अपन कहाँ करेंगे, केस 9 में करेंगे। मतलब यहां से शुरुआत किसी और चीज की हो रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इस केस में अपन को बेसिकली कहा क्या पढ़ेंगे अपन, कि जब अपन स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या मिला दें, स्ट्रॉन्ग बेस मिला दें। अगर इन इक्वल अमाउंट में मिलाएंगे तो अपन को या तो एसिडिक मिलेगा या बेसिक नेचर का सोल्यूशन मिलेगा, पर इक्वल अमाउंट में मिला दिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो अपन को क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन लिखेंगे अपन, फटाफट लिखेंगे। आपके सिलेबस में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक आ रहा है टेस्ट में, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तक पूरा आ रहा है आपके सिलेबस में जो टेस्ट है। क्वेश्चन लिखिए। बोलू? फटाफट लिखो, फटाफट बोलू। अब मैं बोल रहा हूं, फटाफट लिखो यार, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कराना है, बहुत टाइम नहीं है। एम्स 2011 का क्वेश्चन है, मॉड्यूल खोल के मत बैठ जाना, नहीं मिलेगा आपको। 25 ml ऑफ 25 ml ऑफ 25 ml ऑफ 0.2 मोलर CaOH whole twice, 25 ml of 0.2 molar CaOH whole twice is neutralized by 10 ml of 1 molar HCl, is neutralized by 10 ml of 1 molar HCl. Then pH of the resultant solution is options आपको बोर्ड पर गिवन है। फटाफट बताओ क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर? डी। बाकी भी निकालो। पहले तो ये पता लग रहा है कि केस कौन सा चल रहा है। ये कौन होता है, ये कौन होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग कराई है अपन ने, ठीक है। क्या है? डी। मतलब पीएच कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अच्छा, अब जाके निकला मतलब आपका। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लें, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है CaOH होल्ड वाइज, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस कितना हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स अपन कैसे निकाल सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूले बताया था ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के। एक तो होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, एक होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम, और एक और होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, और एक और होता है मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, वो भी ग्राम इक्विवेलेंट्स ही देता है। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस की बात करें तो मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.2 इनटू इसकी वैलेंसी फैक्टर बता सकते हो कितनी होगी, 2 इनटू वॉल्यूम। अगर ml में रख रहे हो तो ग्राम इक्विवेलेंट्स की जगह क्या लिख दूं मैं, मिली इक्विवेलेंट्स लिख दूं, तो ये हो जाएगा 25 into 2 50 50 into 2 5 10 1 10 मिली इक्विवेलेंट्स। ये किसके आ गए, बेस के आ गए। बेस मतलब OH माइनस के ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए। ग्राम इक्विवेलेंट्स बोले या मिली इक्विवेलेंट्स बोलो, आपको डिफरेंस पता है। अब अगर अपन बात करें HCl की, तो HCl के मिली इक्विवेलेंट्स, मतलब मिली इक्विवेलेंट्स अपन किसके निकाल रहे हैं, एसिड के निकाल रहे हैं। एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, इनटू वॉल्यूम कितना है, 10 है, तो ये आ गया 10 मिली इक्विवेलेंट्स। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस, बोल सकता हूं। अब अगर दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स बराबर है, मतलब मैं बोल सकता हूं जो सोल्यूशन का नेचर है न्यूट्रल है, और अगर सोल्यूशन का नेचर न्यूट्रल है मतलब पीएच बोल सकता हूं कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और अगर न्यूट्रलाइज कर रहा है तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आंसर 7 हो सकता है। अभी भी बोल रहा हूं हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन भी 2 टाइप के होता है, एक कंप्लीट होता है और एक इनकम्प्लीट होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। बोलूं? ठीक है। टेस्ट आपका इसी संडे को है ना? अच्छा, पता नहीं ऑनलाइन में कोई पूछ रहा है टेस्ट कब है। 200 ml of 0.1 molar, 200 ml of 0.1 molar H2SO4, H2SO4, comma 100 ml of 0.2 molar HNO3, HNO3 and 200 ml of 0.1 molar NaOH are mixed at 25 degrees Celsius. Are mixed at 25 degrees Celsius. Full stop. Determine the pH of the resultant mixture. Determine the pH of the resultant mixture. बताइए। कितना? 0.7? बिल्कुल गलत है आंसर आपका। सर एक बात बताओ, आपने ऐसा तो कहीं केस पढ़ाया ही नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, आपने तो अभी तक सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ाया। यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स हो रहे हैं। क्या थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो ना? 1.1 बिल्कुल सही आंसर है। कोई बात नहीं। नहीं, किसी को इसमें डाउट है क्या? सही में पूछ रहा हूं मैं। किसी को इसमें डाउट है सर ये ऐसा केस तो आपने पढ़ाया ही नहीं है? अभी तक सिर्फ 2 ही चीजों की मिक्सिंग करा थे या 3 करा दी? हो जाएगा क्या? अच्छा, केस 3 है, 4 है, 5 है? 5 है। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने हो जाएंगे? मोलैरिटी कितनी? 0.1। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर बता सकते हो? इनटू 200। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को यहां पर क्या बोलेंगे? मिली इक्विवेलेंट्स बोलेंगे, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम अपन किस में ले रहे हैं? विमल में ले रहे हैं। ठीक है। हो जाएगा 400, 400 इंटू 0.1, 40, 40 मिली इक्विवेलेंट। तो यहां पर अगर अपन मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HNO3 निकाले, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HNO3 कितना हो जाएगा? 0.2, वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू 100, ये आ गया 20 मिली इक्विवेलेंट। और यहां पर अगर अपन मिली इक्विवेलेंट्स निकाले NaOH के, तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 मोलैरिटी, 1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसकी वैलेंसी फैक्टर, वॉल्यूम हो गया 200, तो ये कितना हो गया? 20 मिली इक्विवेलेंट हो गया। अब मुझे एक बात बता दो बस, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड किसके बराबर हो जाएगा? 40 प्लस 20 बोल सकता हूं, 60 मिली इक्विवेलेंट। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट्स समझ में आ रहा है ना? ग्राम इक्विवेलेंट्स मिली इक्विवेलेंट्स क्यों लिख रहा हूं? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस बता सकते हो क्या हो जाएगा? 20 मिली इक्विवेलेंट्स। अब एक है एसिड, एक है बेस, एक से आ रहा है H प्लस, एक से आ रहा है OH माइनस, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? खा जाएंगे। अच्छा, मुझे बता सकते हो मिली इक्विवेलेंट्स एसिड के ज्यादा है बेस के? अगर एसिड के ज्यादा है तो रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या होगा? एसिड है तो मिलेगा अपन को क्या? H प्लस।
ये बात समझ में आ रही है? और रिजल्टेंट एच प्लस कितना मिलेगा? मैं बोल सकता हूँ 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है? 200, 100, 200, 500 ml में रखूंगा वॉल्यूम या लीटर में रखूंगा वॉल्यूम? ml में रखूंगा, क्योंकि ऊपर मैंने रख रखे हैं मिली इक्विवेलेंट्स। ये कितना हो जाएगा? 40/500। यही होगा। ये 0 से 0 गया। इसको क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? 4 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 50। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, ये तो 1 ही हो गया, है ना? ये हो गया 2, ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻²। क्या मुझे बता सकते हो पीएच? डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 माइनस लॉग 8, और लॉग 8 की वैल्यू कितनी होती है? 0.9। क्या ये 1.1 आता है? कितना अप्रोक्स लिया था भाई साहब आपने इसको, जिसका 1 आंसर आ रहा था? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन। घर से करके लाना। 8 ग्राम NaOH and 4.9 gram and 4.9 gram H2SO4. 8 gram NaOH and 4.9 gram H2SO4 are present in 1 liter of solution. Are present in 1 liter of solution. Find pH. Find pH. पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 12, चौथा ऑप्शन 2। आंसर बताऊं क्या? लाने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको जिसमें पीएच कितना है? 2 है। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक का पीएच दे रखा है 12। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। वॉल्यूम आपको V दे रखा है, और यहां पर भी वॉल्यूम आपको दे रखा है V। अब आपको क्या बताना है? इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग डिटरमाइन pH of resultant solution। ऑप्शन तो बताने दो, रुको तो सही 1 मिनट। 2, 7, 12, 10। कौन सा ऑप्शन? अच्छा, एक और लिख देते हैं, नन ऑफ द अबव। नोटा, लोटा नहीं, नोटा। क्या होगा आंसर? 7। ऐसे कैसे? पीएच का एवरेज तो नहीं ले रहे हो? क्या क्या क्या? पीएच बराबर तो दोनों आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहां से तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ रहा है 10⁻⁻², और यहां से आ रहा है 10⁻⁻12। ऐसी गलती मत करना, पहली चीज ध्यान रखना। ध्यान रखना इस चीज का, नहीं गलती होती है। आपको पीएच दे दिया 2 तो आपने निकाल दिया H प्लस 10⁻²। पीएच दे दिया 12 तो आपने H प्लस निकाल दिया 10⁻12।
अरे टमाटर ये pH 12 है, किसका है? स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो बेस से निकालोगे आप OH माइनस। आधे तो यही सोच रहे होंगे सर यहाँ 10⁻12 10⁻², और ये खोजो कहां से बोल रहे हैं 7 है। एसिडिक लग रहा है सर मेरे को, तो पूरा पक्का डाउट हो रहा है एसिडिक है। न्यूट्रल सोल्यूशन है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ये जो पीएच दे रखा है ना, ये किसका दे रखा है? स्ट्रॉन्ग बेस का दे रखा है, और बेस से मिलेगा मुझे OH। तो सबसे पहले यहां से निकालो पीओएच, और पीओएच कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो पीएच कितना है? 2। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा? 10⁻⁻²। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा? 10⁻², इंटू V। वॉल्यूम भी है। अच्छा, अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच आपको दे रखा है, तो क्या मैं पीएच निकाल सकता हूं 14 माइनस 12 करके? ये कितना हो जाएगा? 2। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻²। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं मोल्स ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻² इंटू V। H प्लस जितना है उतना ही OH माइनस है। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H प्लस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ OH माइनस। सोल्यूशन इज न्यूट्रल, pH इज 7। आई बात समझ में? क्लियर है बात सभी को? आपके फ्रेंड ने बिल्कुल सही सोचा था। सर इतना करेंगे क्या? अरे लड्डू, इतना भी नहीं करेंगे। सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पहली चीज। इसका वॉल्यूम V, तो इसका भी V। ऐसा नहीं सिर्फ V ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं ढूंढ रहे हैं वहां पर एग्जाम में, सर ने तो V बोला था, V पे ही लगेगी ट्रिक। नहीं, वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। अब अगर इसका पीएच दे रखा है 2 और इसका पीएच दे रखा है 12, तो अब आप मुझे बताओ जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनता है 2 + 12 14। तो पीएच रिजल्टेंट, रिजल्टेंट 14 नहीं होगा, पीएच रिजल्टेंट 14/2 होता है 7। हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा। पर ये होना चाहिए कि ये 14 ही बने। मैं सीरियसली बता रहा हूं, आप इस चीज को देखो। स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, और इन दोनों का समेशन 14 ही होना चाहिए। ऐसे नहीं ये 2 है, ये 3 है, 2 + 3 5, 5/2 कर रही हूं मैं तो लफड़ा हो जाएगा। तो फिर एक और बात बताओ, पीएच अगर 3 है, वॉल्यूम अगर V है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, और पीएच अगर 12 है, सॉरी 11 है, वॉल्यूम अगर V है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच रिजल्टेंट, पीएच रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 3 + 11 divided by 2 is equals to 7। अच्छा, इतना समझ में आता है तो एक और बात बता दो। पीएच अगर 4.7 है, वॉल्यूम V है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच अगर 9.3 है, वॉल्यूम V है 7, बोलोगे ना मैं भी V बेस लिख दूंगा यहां पर, स्ट्रॉन्ग बेस है। पीएच रिजल्टेंट बता सकते हो क्या होगा? पीएच रिजल्टेंट, शक्ल नहीं देखनी है, लिखना भी है, फटाफट लिखो। Given that these conditions must be satisfied simultaneously, ऐसे नहीं सिर्फ एक कर रही है, दो नहीं कर रही, फिर भी मैं लगा रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक आपका केस नंबर 5 भी खत्म होता है। केस नंबर 6, केस 6 बता सकते हो? मिक्सिंग अपन कराते हैं
स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड के साथ। यहां अपन कह दें मिक्सिंग अपन करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस का किसके साथ, वीक बेस के साथ। तो फिर कैसे निकालेंगे, कोई दिमाग लगा के बता सकता है? ये लिख लिया। देखो अभी तक अपन ने इतने सारे केस पढ़ लिए हैं कि अगर अपन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो अपने आप आंसर आने लगेंगे। और मैं चाहता हूं कि अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सपोज करिए एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं अपन, केस 6। मिक्सिंग करा रहे हैं अपन स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड के साथ, या अपन ऐसे कह दें स्ट्रॉन्ग बेस की मिक्सिंग करा रहे हैं वीक बेस के साथ। एग्जाम्पल में ले रहा हूं, देखो इधर फटाफट। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl और वीक एसिड ले लिया एसिटिक एसिड, इनको मिला दिया, इसका नॉर्मेलिटी कुछ है, इसका वॉल्यूम कुछ है, इसकी नॉर्मेलिटी कुछ है, इसका वॉल्यूम कुछ है। सॉरी, मुझे रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच निकालना है, कैसे निकालूंगा? और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के आसपास आएगा, मतलब इसको तो हटा ही दूं। हटा दूं? ये दिखा रहा है फिर भी नहीं देखूंगा मैं। हाँ हाँ, नहीं है तो हो जाएगा पीछे। हाँ हाँ, क्यों जाएगा, मगर वही तो पूछ रहा हूँ। वीक है तो क्या हो गया, मैं ऐसे पीछे जाने लग जाएगा? रिवर्सिबल है तो आगे भी तो जाएगा ना यार। हाँ, आधी आपने बात बोली, आधी उन्होंने बात बोली। ये दिखाना चाह रहा है पर अपन नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। सुनना ध्यान से। अगर मान लेते हैं ये वीक है, जो कि होता भी वीक ही है, और इसका मैंने माना अल्फा है, मान लो थोड़ी देर के लिए अल्फा मान रहा हूं मैं 5% है, जो कि बहुत ज्यादा मैंने मान लिया, ये तो बहुत कम होता है, पर फिर भी मैंने मान लिया 5% है। इसके प्रेजेंस में ये और कम टूटेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। H+, स्ट्रॉन्ग वीक, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रही है कॉमन आयन की। मतलब यहां से जो H+ मिलेंगे ना, ये और क्या हो जाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण कम हो जाएगा, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, मान लो 1% ही रह गया। ये बात समझ में आ रही है? और याद करो ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने करा था जब शायद तक कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद जो अल्फा था वो 1000 टाइम्स डिक्रीज हो गया था। बात समझ में आ रही है? अभी तो अपन ने सिर्फ 4% डिक्रीज करा है, 1000 टाइम्स, यहाँ 10⁻² डिक्रीज हो गया था, ऐसा कुछ हो गया था, अपन ने करा भी था क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे दे, आपको क्या करना है, पीएच की जो कैलकुलेशन करनी है वो कहां से करनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड से करनी है, या अगर बेस को मिलाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस से करनी है। अपन नेग्लेक्ट किसके H+ को कर देंगे, वीक से आने वाले H+ को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये मान के चलेंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा और इससे जो H+ आएगा वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? तो केस 6 लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पीएच कैलकुलेशन फॉर द मिक्सचर ऑफ, pH calculation for the mixture of strong acid and weak acid slash strong base and weak base, strong base and weak base। फटाफट 3 पॉइंट लिखेंगे इसमें लिखना, in this case, in this case we will calculate, in this case we will calculate the pH, the pH slash pH, in this case we will calculate the pH slash pH of the resultant solution, of the resultant solution from the concentration of strong acid, of the resultant solution from the concentration of strong acid slash strong base only, strong acid
slash strong base only. Full stop. In this case, we will perform approximate calculation. In this case, we will perform approximate calculation. We will perform approximate calculation by neglecting H plus ions. By neglecting H plus ions slash OH minus ions coming from H plus ions slash OH minus ions coming from weak acid slash weak base solution. Coming from weak acid slash weak base solution. Full stop. Next line में लिखेंगे to be precise, we have to consider, common ion effect for weak acid slash weak base, in the presence of strong acid slash strong base. In the presence of strong acid slash strong base. तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, है ना? क्वेश्चन लिखेंगे अपन. Calculate pH of 10 to the power minus 3 molar. Calculate pH of 10 to the power minus 3 molar. Acetic acid solution. In presence of 10 to the power minus 1 molar. HCl solution. Full stop. Also calculate H plus coming from acetic acid. Bracket में लिखना given Ka of acetic acid is 2 into 10 to the power minus 5. Given Ka of acetic acid is 2 into 10 to the power minus 5. फटाफट सॉल्व करो. रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच भी निकालना है और H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड भी कैलकुलेट करना है. बताइए. फटाफट. ठीक है. H प्लस कमिंग फ्रॉम, अच्छा, और पीएच कितना आ रहा है? पीएच तो बना रहा होगा, है ना? और H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड कितना आ रहा है? 2 into 10 to the power minus 7 और आपका रहा है 2 into 10 to the power minus 5. आंसर है 2 into 10 to the power minus 7. इधर देखो, अब जितने भी अभी तक अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, वो सारे यहां पर लगेंगे. समझना इसको. ये कोई स्पेशली अपन यहां पर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, पुराने वाले ही कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करेंगे. इसको कैसे समझेंगे? अब देखो, ये क्या है? वीक एसिड. सबसे पहले आपको क्वेश्चन पहचानना है. ये आ गया वीक एसिड, ये आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड. अब यहां पर मिक्सिंग हो रही है, मतलब केस कौन सा लगेगा? 6th केस लगेगा. ठीक है. अच्छा, अब याद करो, 6th केस में वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा, मतलब ये तो वीक है. इससे जो H प्लस आएंगे
कॉमन आयन इफेक्ट के कारण और कम हो जाएंगे, मतलब इसको तो अपन कंसिडर करेंगे ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूं H प्लस नेट मैं मान सकता हूं किसके बराबर होगा, H प्लस कमिंग फ्रॉम HCl। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं H प्लस कमिंग फ्रॉम HCl कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -1। यही होगा भाई, वैलेंसी फैक्टर 1 है तो 10 टू द पावर -1 हो जाएगा H प्लस। अगर H प्लस 10 टू द पावर -1 हो गया, मतलब मैं कह सकता हूं पीएच कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आंसर आ गया पीएच का। तो ठीक है, अब बात करते हैं H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड। ठीक है, अब अगर मैं H प्लस की बात करूं तो H प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा होता है। ये बात समझ में आ रही है, सी अल्फा होता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट करने बैठोगे। जब अल्फा कैलकुलेट करने बैठोगे तो फॉर्मूला लगाओगे, पर याद करो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, Ka by concentration of common ion coming from strong electrolyte in molarity। याद करो कॉमन आयन इफेक्ट में ट्रिक बताई थी अल्फा की, तो मैं बोलूंगा अल्फा इज इक्वल टू Ka बाय सी। और ये सी समझ में आ गया होगा कौन है, सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन मोलैरिटी। तो के की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -5। कॉमन आयन कौन है, H प्लस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है, HCl। तो HCl से H प्लस कितना मिल रहा है, HCl से H प्लस कितना मिल रहा है, 10 टू द पावर -1। क्या मोलैरिटी में 10 टू द पावर -1 ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये हो गया 10 टू द पावर -1, ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4। और मुझे पता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम एसिटिक एसिड ये किसके बराबर होगा, सी अल्फा के बराबर होगा। सी की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -3। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर -4। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ये आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। कॉमन आयन इफेक्ट वाले अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ध्यान रखना। क्लियर है बात सभी को, क्या ये चीज मैं बता चुका हूं पहले आपको। और याद करो, अगर ये याद नहीं है तो कितना लंबा प्रोसेस था, यही छोटा सा क्वेश्चन कितना लंबा हो जाता। क्लियर है बात सभी को, है ना। केस 7, केस 7, केस 7 क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, वीक एसिड की मिक्सिंग कर रहे हैं वीक एसिड के साथ। ठीक है, इसमें लिखेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड 1 प्लस वीक एसिड 2। वीक एसिड 1 प्लस वीक एसिड 2, ये मैं डाल दूं, ये मैं डाल दूं क्या, केस कौन सा चल रहा है, 7। वीक एसिड 1 प्लस वीक एसिड 2, पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड 1 प्लस वीक एसिड 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मुझे निकालना है पीएच, और अगर मुझे पीएच निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, H प्लस। अच्छा मुझे बता सकते हो वीक एसिड से H प्लस जो आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H प्लस का फॉर्मूला बता सकते हो मुझे, सी अल्फा होता है, और यही होता है ना। अच्छा मुझे फॉर्मूला H प्लस का के ए के टर्म्स में बता सकते हो, अंडर रूट के इंटू सी, है ना, हमारे घर को मिला करोड़पति, है ना, याद है ना। तो अगर मेरे से कोई पूछ ले वीक एसिड 1 से H प्लस कितने आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, अंडर रूट के इंटू सी बोल सकता हूं। इसको 1 बोला है तो K1 इंटू C1 बोल सकता हूं ना। अच्छा वीक एसिड 2 से H प्लस कितने आएंगे, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, K2 इंटू C2 बोल सकता हूं, कह सकता हूं ना ऐसे। अब मुझे अगर टोटल H प्लस निकालने हैं तो दोनों को क्या कर दे, जोड़ दे। तो क्या जोड़ने से साथ साथ हो जाएंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वीक एसिड 1 एक कंटेनर में मौजूद है
इससे H प्लस कितने मिलेंगे, अंडर रूट K1 इंटू C1। वीक एसिड 2 दूसरे कंटेनर में मौजूद है, दूसरे कंटेनर में, इससे H प्लस कितने मिलेंगे, अंडर रूट K2 इंटू C2। तो अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तीसरे कंटेनर में, तो क्या इनके ऐसे H प्लस जोड़ दूं मैं? अभी तो आप कह रहे थे ये जोड़ दो, कैसे जोड़ सकता हूं मैं? ये वीक एसिड 1 है, ये वीक एसिड 2 है, इन दोनों को अगर मैं तीसरे कंटेनर में खाली कर दूंगा तो क्या रिजल्टेंट H प्लस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या ये दोनों साथ साथ है? सर साथ साथ नहीं है, क्योंकि देखो ना सर, बीच में दीवार है और छतें भी साथ साथ नहीं है, छतें भी इनकी अलग अलग है, तो क्या इनको साथ साथ बोल सकता हूं मैं? नहीं बोल सकता। साथ साथ ये कब होंगे सर? जब ये दीवार नहीं होगी और छत बराबर। सर ऐसे नहीं बोल सकते, देखो ना, दीवार हटा दो, हटा दी, छतें बराबर कर तो कर दी, K1C1 प्लस K2C2। क्या ये दोनों अब साथ साथ हैं? अरे बोलो ना, अभी भी नहीं है क्या? देखो ना, दीवार नहीं है और छतें भी मिल चुकी है, देखो ना, पर्दे भी लगा दिए हैं। क्या अब साथ साथ है? सर हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों आपने सेम ही तो लिखे हैं। पहली चीज तो दोनों अलग अलग है। किसी को डाउट आ रहा होगा, सर दोनों सेम साथ साथ आपने सेम ही तो लिख दिए, यहाँ पर्दे लगाओ, मैं तो यहाँ पर भी लगा देता लो। अरे गोचू, अकेले घर में पर्दे लगा के करोगे क्या? अच्छा, कि डिफरेंस समझ में आ रहा है ना यार, ये दोनों अलग अलग हैं। ये तो गलत है, पर ये बिल्कुल सही है, यही आंसर है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो ना यार, साथ साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और अपन ने क्या करा था, वीक एसिड 1 वीक एसिड 2 को साथ साथ कर दिया था, साथ साथ एक तीसरे कंटेनर में मिला दिया था। अरे यही फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का एक छोटा सा डेरिवेशन भी करके दिखाऊं क्या? आपके सिलेबस में नहीं, अब बताओ करके दिखाऊं क्या? मैं करके दिखा सकता हूं, पर कोई काम का नहीं है। अभी तक तो अपन को ये फॉर्मूला भी नहीं आता था, पर क्या फॉर्मूला याद आता है? क्या याद हो जाएगा ये? इससे H प्लस, अरे यार जैसे बताया वैसे ही याद करना है। इससे H प्लस कितना आता है, अंडर रूट K1 इंटू C1। इससे H प्लस कितना आएगा, वीक है ना, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, अंडर रूट K इंटू C2। पर ये दोनों साथ साथ हैं, तो इन दोनों को साथ साथ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच की दीवार हटानी पड़ेगी और छतें मिलानी पड़ेगी, और सिर्फ यही मत याद करना, सिर्फ पर्दे लगाने हैं, बीच की दीवार भी हटा देना और इनकी छतें भी मिला देना। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? क्या इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करें अपन? डेरिवेशन बता सकता हूं, कोई मतलब नहीं है, मगर कोई मतलब नहीं है, और आपके सिलेबस में है भी नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। और शायद से ही एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा आपके मॉड्यूल में अगर इस टाइप का होगा, सिर्फ नाम दे रखा है आपके सिलेबस में और डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, डेरिवेशन नहीं है। किसी को मन करे तो अभी बाहर पूछ लेना मेरे से, है ना, मैं बता दूंगा। फटाफट लिखो इसको। C1 क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ HA1। अब सुनो इधर, ये वीक एसिड 1 है ना, वीक एसिड 1 मैंने मान लिया है HA1 और वीक एसिड 2 मैंने मान लिया है HA2। C2 क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड 2 आफ्टर मिक्सिंग दी सोल्यूशन। Ka1 क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट, यहां बोल दो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Ha1, और Ka2 क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ Ha2। अरे फॉर्मूला याद रहेगा अब? तो अगर मेरे से कोई पूछ ले, सर जैसे आपने वीक एसिड के साथ मिलाया है, अब अगर मैं वीक बेस को वीक बेस के साथ मिलाऊंगा तो फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं बोलूंगा अब H प्लस नहीं निकलेगा, OH माइनस निकलेगा और अंडर रूट में आ जाएगा Kb1 इंटू C1 प्लस Kb2 इंटू C2। बात सोच में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो इसी बात पे
केस 8 भी लिख दो। सर ऐसा नहीं लग रहा, धमाधम केस हो रहे हैं। याद करो मैंने बताया था केस 1 ही सबसे बड़ा है, बाकी सब केस तो छोटे छोटे हैं। केस 8 तक अब वापस से धीरे धीरे गाड़ी चलेगी, क्योंकि अब आएगा सॉल्ट। तो इसमें डायरेक्ट लिखते हैं अपन OH माइनस। अच्छा मुझे बता सकते हो वीक बेस 1 से OH माइनस कितना मिलेगा? अंडर रूट KB1 इंटू C1। अच्छा वीक बेस 2 से कितना मिलेगा? अंडर रूट KB2 इंटू C2। क्या ये दोनों साथ साथ हैं? सर दीवार है बीच में, कैसे हो सकता है साथ साथ? और दीवार रहने के बाद भी साथ साथ है, तो फिर साथ साथ रहने का भी क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। क्या करूं? दीवार हटानी पड़ेगी, छतें जोड़नी पड़ेगी, और पर्दे लगाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब ये KB1 समझ जाओगे ना क्या है, C1 समझ जाओगे ना क्या है? ठीक है फटाफट कॉपी करो, क्वेश्चन लिखेंगे, घर से करके लाना। बोलू? बेल बज गई क्या? क्वेश्चन बोलू? मुझे याद दिलाना, मुझे होमवर्क देना है, आज ही देना है। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट पीएच ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट pH of solution obtained by mixing obtained by mixing equal volume of 0.02 molar, equal volume of 0.02 molar HOCl, HOCl and 0.2 molar acetic acid solution, and 0.2 molar acetic acid solution, given that Ka1, given that Ka1 of HOCl is equal to 2 into 10 to the power minus 4, comma Ka2 of acetic acid is equals to 2 into 10 to the power minus 5. ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा, है ना? और मॉड्यूल देना मेरे को। आपको मैंने दे दिया था 1 से लेकर 28 तक दे दिया था। आप एक काम कर गया 80 से लेकर 107, 80 से लेकर 107 एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2 में लिखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, टेन 23 14 19 basic pH
बस यही है, 2 10 14 19 23। ठीक है, टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट। ठीक है, डेली रिवीजन करके आइएगा। थैंक यू।